नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है उसका प्रमुख यानी मेन वर्क क्या है, ये बताना है आप लोग को। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि तत्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई स्थानीय समस्या तो उसके लिए क्या किया जाए? क्रियात्मक अनुसंधान का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। यानी बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? तत्काल, जिस टाइम पे बच्चे के द्वारा कोई क्वेश्चन या जिज्ञासा प्रकट की गई हो। इससे क्या होता है, बच्चे को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, जिससे उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। तो बच्चों की जिज्ञासा का निराकरण तत्काल करना चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा इसको प्रकट किया गया हो, तो इसको तुरंत निराकरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य यानी सीखने योग्य वातावरण के लिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए सीखने योग्य वातावरण के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, ये बताना है। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। जब हम उनको ये छूट देंगे तो जिससे किससे बच्चे क्या होंगे? सीखने और सुनने के अधिगम जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहर शब्दों का प्रयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, बच्चों के समझ में सूक्ष्म भेद करना, उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। और डी ऑप्शन दिया है, पहचान की बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। यानी आजकल के बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसको कह सकते हैं कि बच्चों यानी पहचान की बच्चों के सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। पहचाना जा सकता है कि बच्चे सोच सकते हैं, यानी जो सोचने का तरीका है उनका प्रौढ़ों से भिन्न होगा। यानी आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति बन गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे अपने स्तर पर समझने व सोचते हैं, अपने स्तर से ही सोचते व समझते हैं, जो प्रौढ़ों से भिन्न होता है, जो अपने से बड़े होते हैं उनसे भिन्न होता है। जबकि पियाजे के अनुसार यह बालक के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। जबकि पियाजे ने क्या कहा है? यह बालक के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। इसलिए उनके सोचने व समझने की धारणाओं को गलत नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन्हें वैकल्पिक धारणाएं कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों की शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। यानी बच्चों की शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को
नष्ट करना, यानी बच्चों को हमें मारना नहीं है। ये एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कहा गया कि बच्चे को हमें कभी मारना नहीं या किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल देख लेते हैं। जब बच्चों में कोई गलत कार्य करने की आदत पड़ जाती है तो यह अपने प्रति गलत अवधारणा विकसित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसकी आदत या अवधारणा को समाप्त किया जा सकता है। यानी उसकी आदत को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? उसे नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन देकर इस आदत को समाप्त कर सकते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत शाब्दिक या अशाब्दिक दंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब जल्दी करते हैं। तो इससे रिलेटेड फैक्ट कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी यानी सीखा, कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। तो इसमें होगा वास्तविक जीवन में उपयोगी और जो उसने सीखा है बच्चे ने। जब बच्चे इन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं तो और ये जल्दी सीखा करते हैं यानी सीख जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इरफान खिलौनों को तोड़ता है, यानी इरफान खिलौनों को क्या करता है? तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं है। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो हमको सीडीपी के अंतर्गत जितने भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं सबसे पहले उनको हटाना होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। जब इरफान खिलौनों को तोड़ता है यानी जब छोटा बच्चा होता है लाइट को देखता है, स्विच को अगर बार बार ऑन ऑफ किया जा रहा है तो अगर उसको देखता है तो उसके दिमाग में ये आता है इसको ऑन या स्विच ऑन या स्विच ऑफ क्यों किया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? अगर उसको तोड़ दिया तो उसको डांटेंगे या कुछ उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे? तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अभी देखते हैं इसका। उसे समझाएंगे खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, यह नेगेटिव है, इसको काट देते हैं। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ये भी नेगेटिव है, ये भी काट देते हैं। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। अगर उस पर हमेशा नज़र रखेंगे तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा आएगी नहीं, भय का विकास होगा। तो भय अगर आ जाएगा तो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करते हैं तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाएं उनकी जीवन शिक्षा संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करती है, यानी कोई विद्यार्थी है और लगातार अपनी कक्षा के अंदर बहुत कम नंबर पाता है या बहुत जैसे फर्स्ट रैंक की बजाय 11, 12, 15, 18 रैंक पे आता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता के लिए, तो उसके जो गार्जियन मीटिंग होती है उसमें अभिभावक को उसकी सहायता के लिए क्या परामर्श शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। रोक तो लगानी ही नहीं है उस पर, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट कोई हमको सीडीपी में लेना नहीं है।
जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनको जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, ये करना नहीं है। घर पर उसको परम परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, इस पर भी उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। तो इसका राइट आंसर होगा वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। इससे रिलेटेड देख लेते हैं, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता और परामर्श दिया जा सकता है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों के घनिष्ठ संगत में कार्य करे और अध्यापक से हर संभव सहायता प्राप्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर स्तर होगा पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन दिया हो इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। सेकंड दिया हुआ है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, यानी उच्च प्राथमिक आता है 6 to 8 के लिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। राइट आंसर है, क्योंकि अगर बच्चे की समस्या की हम पहचान कर लेंगे तो उसके अंदर जो सुधार करना है उसको हम बता सकते हैं। यानी जो टीचर होता है वो अगर बच्चे की किसी गलती को देख लेता है, उसको समझ लेता है, तो उसके गलती ना करने के बारे में उसको समझा सकता है। अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, तो अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे नेगेटिव हो जाता है। बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, ये भी नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे अगर उसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बोर होने लगेगा। तो हमको बच्चे के हिसाब से सारे वर्क करने हैं। शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, तो यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले सीडीपी में हमको क्या करना होता है, नेगेटिव ऑप्शन को हटाना होता है और आंसर अपने मन से पॉजिटिव वाला मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में यानी अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड, बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन के साथ प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों का अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो ये सबसे पहले कट कर देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर देखते हैं, आकलन वस्तुनिष्ठ है और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने की इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसको स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी के अंदर क्षमताएं होती हैं, बस उनको बताना होता है या उनको एक दिशा देनी होती है, उनके अंदर जो क्षमता के बारे में जागृत करना होता है, उनको हमें सही रूप से दिशा देनी होती है कि बच्चों के अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं। ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन के साथ प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, नवीन ज्ञान की खोज, रॉन्ग। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, गलत। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय व वातावरण सुधारना व शिक्षा प्रणाली को सुगम व सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। यानी जब बच्चा फेल होता तो इसका तात्पर्य क्या होता है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, नेगेटिव हो गया, इसको कट कर देते हैं।
बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, यानी प्राइवेट ट्यूशन की कोई बात ही नहीं होती। अगर बच्चा स्कूल में सही से पढ़ा तो उसको ट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। व्यवस्था फेल हुई है, ये देख लेते हैं। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे को पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी हुई होती है। यानी इसका राइट आंसर होगा व्यवस्था फेल हुई है। जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब होता है टीचर के पढ़ाने के यानी जो सिस्टम है वो फेल हुआ है। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई, ना कि छात्र फेल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए क्या उपयुक्त है? तो एक सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना रॉन्ग, नेगेटिव है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, गृह कार्य तो उसको निरंतर देना ही नहीं है, बच्चे के ऊपर बोझ नहीं लादना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, अगर निष्क्रिय रूप से सुनेंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगर बच्चों को अपने हिसाब से सीखने की छूट दे दी जाती तो वो ज़्यादा सीखते हैं, उनका इंटरेक्शन जो होता है पढ़ाई के प्रति बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्ररक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्ररक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या क्षेत्ररक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना, यानी शिक्षार्थी के द्वारा उसका अवलोकन करना। यानी एक पीटी का शिक्षक क्रिकेट के खेल में शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। एक कोई शिक्षक है जो क्रिकेट के खेल में अपने जो टीम के मेंबर्स यानी शिक्षार्थी हैं, उसके शिष्य हैं, उनके क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। तो इसमें से कौन सी युक्ति उपयुक्त होगी उसके लिए? तो शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास कराना, देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्ररक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, नेगेटिव ऑप्शन। बेहतर क्षेत्ररक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, यह भी नेगेटिव है। क्षेत्ररक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी का अवलोकन द्वारा करना, यानी क्षेत्ररक्षण को करके दिखाना और शिक्षार्थी उसका अवलोकन करें, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी गलत है। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराना। यदि एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास कराए तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई हो तो वह परीक्षण में पता चल जाए और उसे सुधारा जा सके, करने से उसे अपना लक्ष्य पाने में सहजता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट प्रश्न। आज हमने केवल 15 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि सीडीपी में क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं, उनका जो प्रारूप होता है बड़ा होता है। अगर 30 क्वेश्चन ले लेते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जब ज़्यादा टाइम लगेगा तब वीडियो देखने में आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए हम 15 क्वेश्चंस अभी लेके चलेंगे। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण समस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, टीचरों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना, बच्चों में भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति टीचरों का संवेदनशील न होना, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। तो इसका राइट आंसर होगा जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। यानी जो बच्चे
विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण के दृष्टि जो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं, उसके लिए विकल्प के तौर पर कोई पाठचर्या का ना होना, यानी विकल्प के तौर पर उनके लिए कोई पाठचर्या होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।